बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम ऑर्डर 41 जो है वो पढ़ेंगे, जिसके 37 रूल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने ऑर्डर्स में जो ऑर्डर 41 को सेपरेट किया था, ये हमारा लास्ट ऑर्डर होगा अपना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लॉ गेट के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए। इससे आपके 20 मार्क्स का जो है वो लॉ गेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये ऑर्डर 41 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से कम अज़ कम भी मैं समझता हूँ 2-4 सवाल तो आते ही हैं, और 3-4 पॉइंट्स जो है सिर्फ इसी एक ऑर्डर से आपके 3-4 मार्क्स जो है वो कवर हो जाते हैं। तो ऐसे ही दूसरे भी जैसे हम पढ़ के आए, और ये और 43 जैसे हमने पढ़ा, इसी का पार्ट है। मतलब पार्ट इस तरीके से कि इसमें जो भी प्रोसीजर है वो ऑर्डर 43 में जो है वो एप्लीकेबल है। वो ओरिजिनल डिक्रीज के लिए नहीं है। ये जो है ऑर्डर 41, ये अपील फ्रॉम दी ओरिजिनल डिक्रीज है। ये जो है आपका रिलेटेड है सारा ओरिजिनल डिक्रीज से जो है वो रिलेटेड, उसके खिलाफ जितनी भी अपील्स फाइल होती है उसके लिए। और इसमें आपका सेक्शन जो है वो 96 जो है सीपीसी का, वो एप्लीकेबल होता है इसको, क्योंकि आप इसको सेपरेटली नहीं कर सकते। सेक्शन 96 के साथ ही आप ऑर्डर 41 को करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था ऑर्डर 43 जो है वो सेक्शन 104 के साथ है, तो ये आपका सेक्शन जो है वो 96 के साथ जो है वो जो अपील्स का आपका सेक्शन है उससे इंटरकनेक्टेड है, दोनों साथ है। अब इसमें आप अगर देखेंगे, पहला तो यही है कि फॉर्म ऑफ अपील जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अपील जो है वो किस तरीके से होगा। उसके अंदर आपने तरीक़ेकार लिखा हुआ है, जैसे हमने नीचे शूट का भी पढ़ा था, प्लेंट का पढ़ा था, क्या करेंगे। इसमें भी यही है आपने ना कि उसमें सारा आपने ग्राउंड्स देने हैं, और आपका जो है कंसाइज स्टेटमेंट देनी है कि क्या आपकी कंसाइज स्टेटमेंट है। उनको पैराग्राफ को जो है वो नंबर लगाना है, और जो आपके ग्राउंड्स होंगे स्पेशली जिस पे आप ऑब्जेक्शन करें, क्योंकि अपील करने की कोई वजह तो होगी, और जिससे बंदे को जो है वो तकलीफ़ होती है, तो वो ज़रूर उसके अंदर अपने ग्राउंड्स जो है वो ऑब्जेक्शन के वो लेता है। तो वो जो ग्राउंड्स ऑफ द ऑब्जेक्शन है वो सारे आपके मेमोरेंडम ऑफ अपील में जो है वो उसके साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं कि जी ये मेरे ग्राउंड्स हैं जिस पर मैं जो है वो अपील फाइल कर रहा हूँ। फिर उसके साथ जिस डिक्री के ख़िलाफ़ आप जो है वो अपील फाइल कर रहे हैं, उस डिक्री की कॉपी और जो जजमेंट है जिस पर वो डिक्री बेस कर रही है उसकी कॉपीज़ लगना भी जो है वो उसके अंदर लाजमी होता है। उसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ें जो आप समझते हैं ज़रूरी हैं, तो वो भी आप जैसे कि एविडेंस है या कोई और एग्जिबिट का पार्ट है तो आप समझते हैं ज़रूरी आपकी अपील के साथ, तो वो आपको लगानी है उसके अंदर। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो अपील अगर आपकी इस फॉर्मेट में नहीं है जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, और वो ग्राउंड्स होने चाहिए, तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, या वो आपकी अपील को जो है वो रिजेक्ट कर दे, या आपके मेमोरेंडम को जो है वो अमेंड करवाने का हुक्म दे या रिटर्न कर दे। इसमें 2-3 तरीके कार है कि उसी वक्त, क्योंकि या तो तरीके कार एक दिया हुआ होता है, मोस्टली जो है वो आपके जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट COC होते हैं उनके पास फाइल होती है, तो वो अगर आपको कहते हैं जी इसमें ये कमी है और आपने ये चीज़ नहीं की, वो आपसे उसी वक्त उसके अंदर करेक्शन करवा सकता है, या आपको रिटर्न करके दे सकते हैं कि इसके अंदर आपको कितने जो है वो दिनों के अंदर जो है वो सारी चीज़ें देनी है, और करेक्ट करके जो है वो अमेंड करके जो है आपने मेमोरेंडम फाइल करना है। ऐसा भी आपको डायरेक्शन दी जा सकती है, और उसमें जो आपको दिन दिए जाएंगे फिर उन्हीं दिनों के अंदर आपने वो, क्योंकि इसमें आपका लिमिटेशन एप्लीकेबल होता है, एक टाइम होता है 30 डेज़ का, मिसाल आपको अपील फाइल करने का, अगर आप 30 डेज़ के अंदर फाइल कर रहे हैं, लेकिन अगर अमेंडमेंट के लिए तो वो आपकी लिमिटेशन कवर करने के लिए अगर आपको 5 दिन या 10 दिन देते हैं, तो आपको वो 10 दिन के अंदर जो है वो जितनी भी उसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं वो करके दोबारा जो है वो प्रेजेंट करनी है। और किसी अगर ऐसी चीज़ है तो वो आपकी उसको अपील को रिजेक्ट भी कर सकते हैं बाय द ऑर्डर कि जी ये फला जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं थी, या उसी वक्त आपको खड़े कह जी ये अमेंडमेंट से आप अपनी अपील के अंदर जो है वो कर दें, और वो आप उसी वक्त कर देंगे। तो वो जो भी प्रोसीजर है इसके अंदर वो इसमें फॉलो होगा। फिर आप देखेंगे इसके बाद जो है कि वन ऑफ द सेवरल पर्सन्स जो है वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, वो अपील फाइल कर रहा है। अब बहुत सारे प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, बहुत सारे डिफेंडेंट भी सूट के अंदर हो सकते हैं, जैसे हम पहले पढ़ के आए। अब उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन सारे नहीं जा रहे, 2 जा रहे हैं, 10 हैं, 10 में से 2 प्लेंटिफ जा रहे हैं, 10 में से 2 डिफरेंट जा रहे हैं जिनके खिलाफ डिक्री हुई है, वो अपील में जाना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर। दोनों साइडें भी जा सकती हैं, क्योंकि इश्यूज़ की इसमें जो है वो जब डिफाइन कर रही होती है कोर्ट, उनको डिसाइड कर रही होती है इश्यूज़ जो सेटल होते हैं अपना सूट के अंदर, तो जिस इश्यू से तकलीफ़ है उस पर्टिकुलर फाइंडिंग के लिए भी वो अपील फाइल कर सकता है।
तो डिपेंड करता है कि किसको कितनी तकलीफ हुई है तो लेकिन अगर ये जो है रूल कहता है कि अगर एक या दो सारे नहीं करते, कम करते हैं, एक करता है, दो करता है, लेकिन कॉमन लॉ है उनका, उससे पूरी डिक्री अगर रिवर्स होती है और होनी चाहिए, भले वो अकेला चैलेंज करता है, 10 लोगों में से एक ने चैलेंज किया, 9 ने नहीं किया, डिक्री 10 के खिलाफ आई थी लेकिन कॉमन लॉ पर था जो एक ने चैलेंज किया है, और अगर उसमें पूरी डिक्री सेट असाइड होती है तो हो सकती है, उसमें ये गुंजाइश नहीं होगी। चूंकि 9 लोगों ने नहीं किया, सिर्फ एक ने किया है, तो जी डिक्री को हम कैसे करें, उन्होंने तो मान लिया नहीं, कॉमन लॉ है उनका, एक ही पॉइंट पर है, अगर एक बंदे ने भी चैलेंज किया तो ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे 10 लोगों ने किया है, और अगर वो उसमें कॉमन लॉ है तो वो उस पर सेट असाइड हो जाएगी। सिर्फ उनके चैलेंज ना करने की वजह से ऐसा नहीं होगा कि उसको सेट असाइड ना किया जाए। अगर कोर्ट समझती है कि वो डिक्री सस्टेन नहीं कर सकती तो एक बंदे के कहने पर और उसकी अपील फाइल करने पर भी अगर उसको बाकी चीज़ें लॉ के अंदर सपोर्ट कर रही है तो वो डिक्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी। फिर इसमें जो है वो ऑर्डर 41 का रूल 5 बड़ा अहम है आपकी प्रैक्टिस के अंदर, जिसके अंदर जो है वो स्टे जो है वो कहा जाता है, स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द एग्जीक्यूशन जो है वो नीचे क्योंकि आपकी चल रही होती है। तो ये वो जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि मेयर फाइलिंग ऑफ अपील डज नॉट मीन कि इट वुड ऑटोमेटिकली टू बी ट्रीटेड एज एन स्टे अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स। नहीं, आपकी स्टे करवाने के लिए, प्रोसीडिंग स्टे करवाने के लिए अलग से आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कोर्ट के अंदर कि जी हम जो है वो कोर्ट की जो है अपना नीचे जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको स्टे करवाना चाहते हैं। उसमें अगर ना भी दे एप्लीकेशन, कोर्ट खुद से भी कर सकती है, लेकिन मेयर फाइलिंग से नहीं होगा। अब वो आप सेपरेट एप्लीकेशन दे, उस पर कोर्ट ऑर्डर करे, या कोर्ट समझती है आपके ग्राउंड से सेटिस्फाइड है तो वो इस ऑर्डर 5 के अंदर जो है वो स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर कर सकती है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री जो है वो ना की जाए। अगर आपके पास सब्सटेंशियल है उसके अंदर कि भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं, और कोर्ट जब उसको देखेगी कि वाकई इसके अंदर इतना सब्सटेंस है और इसको सपोर्ट कर रहा है लॉ, और इस वक्त अगर डिक्री पर एग्जीक्यूशन हो गई तो अगेन वही चीज़ें कि नुकसान हो सकता है और वो चीज़ें रिकवर नहीं हो सकती, तो कोर्ट जो है वो स्टे का ऑर्डर कर सकती है प्रोसीडिंग्स का, नीचे जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ड्यूरिंग रिगार्डिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री उसको कर सकती है। फिर अगर आप देखेंगे इसके अंदर कि आपकी सिक्योरिटी जो है, अगर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हो रही है और उस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई मनी डिक्री है या कोई ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड है जिसके अंदर अगले के जो है वो सेल परचेज है, कोई और मामला है अपना डिक्री के अंदर, कोर्ट उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी मांग सकती है पार्टी से कि भाई चूंकि आप जो है अगले का राइट जो है वो रोकना चाहते हैं, डिक्री उसके हक में आ चुकी है और अब आप कहते हैं कि जी फिल वक्त उस पर एग्जीक्यूट ना किया जाए, मेरे पास केस है, तो आपको कोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है कि आप जो इस सूरत में सिक्योरिटी सबमिट करें। अब सिक्योरिटी में अगर मनी डिक्री है तो कोर्ट कैश भी कह सकती है कि जी आप इतने अमाउंट का जो है वो कैश सबमिट करें, और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कोर्ट उसके बदले में इक्वलेंट अमाउंट की जो है वो सिक्योरिटी मांग सकती है कि जी आप ये इतने अमाउंट की सिक्योरिटी कोर्ट में सबमिट करें, तो हम जो है फर्दर जो है वो प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टे कर देते हैं, रोक देते हैं, ताकि उसका भी राइट इन्फ्रिंज ना हो और आपकी भी सिक्योरिटी मौजूद हो कि कल अगर आपके खिलाफ अपील भी आप सक्सीड नहीं हो सकते तो जो है वो हमारे पास सिक्योरिटी मौजूद हो। फिर इसमें वही है कि स्टे या सिक्योरिटी के लिए जो कोर्ट के पावर्स एक्सरसाइज करने हैं, मतलब रूल 5 और रूल 6 के अंदर जो कोर्ट ने पावर एक्सरसाइज करने हैं, उसके लिए ये कहते हैं कि जी वो अपील ओरिजिनल डिक्री के लिए नहीं, जो एग्जीक्यूशन में ऑर्डर है उस ऑर्डर के खिलाफ जब आप अपील फाइल करेंगे तो उसमें जो है ये फाइल करने, अनटिल अनलेस अगर अपील में भी कोर्ट समझती है कि आप सक्सीड करेंगे तो वो ये ऑर्डर कर सकती है। अदरवाइज these are related, this order is to be passed in the cases where the order is appealed against the order passed in the execution। और अगर अपील के अंदर भी कोर्ट समझती है कि यू हैव अ वेरी गुड केस एंड यू वुड सक्सीड, तो वो इसमें जो है वो स्टे कर सकती है या सिक्योरिटी जो है सब्सिक्वेंटली वो भी मांग सकती है कि जी ये जो है सिक्योरिटी आप सबमिट करें। दूसरा आपका ये कि डिसमिसल विदाउट इशूइंग और सेंडिंग द नोटिस टू द ट्रायल कोर्ट। अब अपील है आपकी, कोर्ट आपको, क्योंकि आपने अपील प्रेजेंट करनी है, आपने अपील प्रेजेंट कर दी,
सारे प्रोसीजर से आप निकल के आगे आ गए। अब आप कोर्ट समझती है, आपको सुनेगी। आपको सुनकर अगर कोर्ट को ये लगता है कि आपकी अपील फर्दर सुनने जैसी नहीं है और उसके अंदर कुछ भी स्टफ नहीं है, तो वो विदाउट सेंडिंग नोटिस जो है वो उसको डिसमिस कर सकती है कि जी इसमें कुछ भी नहीं है, कोई स्टफ नहीं है, और हम जो है इसमें ट्रायल कोर्ट को या रेस्पोंडेंट को कोई नोटिस सेंड नहीं करते और हम जो है वो अपील डिसमिस कर देते हैं। तो कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि वो उसको डिसमिस कर दे और नीचे कोर्ट को या रेस्पोंडेंट को कोई भी नोटिस ना करे। लेकिन अगर कोर्ट जो है वो अपील डिसमिस नहीं करती है नोटिस किए बगैर, तो फिर क्या करेगी कोर्ट फिर इसको हेयर करेगी और फिर इसकी डे ऑफ हेयरिंग के लिए जो है, ये मेरे ख्याल से ऑर्डर जो है आपका रूल 12 है ऑर्डर 41 का, उसके अंदर जो है वो डे ऑफ हेयरिंग फिक्स करेगी पार्टीज़ का कि जी आके सुन दे। उसमें भी पहले वो फिर सुनेगी अपना अपेलेंट को कि उसने क्या है उसके पास केस और किस किस्म का उसके पास स्टफ है, उसको सुनकर फिर डिसमिस कर सकती है। और अगर नहीं करती तो नोटिस का ऑर्डर करेगी जो है वो ट्रायल कोर्ट को, और उससे जो है वो भेजेगी कि जी हमने ये अपील सुनने के लिए फिक्स कर दी है। और जब नोटिस जाएंगे ट्रायल कोर्ट के पास, तो ट्रायल कोर्ट ने जो है, अगर उसमें कोर्ट ने पहले से ही रिकॉर्ड, क्योंकि जब ये डे ऑफ हेयरिंग होती है तो उस डे ऑफ हेयरिंग के वक्त हो सकता है कि कोर्ट पहले ही जो है वो ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड जो है वो कॉल कर चुकी हो, जिसको हम रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग्स कहते हैं, RNP, वो पूरा हो सकता है उसने मंगवा लिया और सुन रही है। और अगर नहीं तो जब नोटिस भेजे जाएंगे तो नोटिस में भी वो लिख सकती है कि जी हमें आप भेजें। अगर नहीं भी लिखती तो ट्रायल कोर्ट ने जो है वो अपना सारा रिकॉर्ड जो RNP है वो अपेलेट कोर्ट को भेजना है, ताकि वो उसमें देखे, सारा रिकॉर्ड उसके सामने हो। और इसी के अंदर जो है ये भी है कि अगर किसी पार्टी को किसी भी एग्जिबिट की कॉपीज़ की ज़रूरत है तो वो इधर पार्टी, तो चाहे वो प्लेंटिफ हो, डिफरेंट हो, अपेलेंट हो या रेस्पोंडेंट हो, ट्रायल कोर्ट से जो है कोई भी एग्जिबिट जो है वो मांग सकती है सब्जेक्ट टू कॉस्ट में, ट्रू कॉपी जिसको हम कहते हैं सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। फिर आपकी है अपनी पब्लिकेशन या सर्विस ऑफ दी नोटिस जो प्रोसीजर है, उसके अंदर भी ट्रायल कोर्ट के पास दो ऑप्शंस हैं कि वो जो है सर्विस जो है ट्रायल कोर्ट से करवाए, डायरेक्शन भेज दे ट्रायल कोर्ट को कि जी ये हमारे पास अपील आई है और इसमें ये पार्टीज़ हैं, इन पार्टीज़ पर आप जो है वो सर्विस कर दे, या उनको डायरेक्टली सर्व कर दे, या उन थ्रू उनके प्लीडर जो है उनको सर्व कर दें, या वही प्रोसीजर खुद अपना अपेलेट कोर्ट के पास भी है कि अगर ट्रायल कोर्ट से ना करवाए खुद कर दे। लेकिन उमूमन यहाँ पर ऐसा होता है कि ट्रायल कोर्ट सारे मोड एक्सरसाइज कर रही होती है, खुद भी सर्विस कर रही होती है और ट्रायल कोर्ट को भी भेज रही होती है। अपेलेट कोर्ट जो है खुद भी सर्व कर रही होती है और ट्रायल कोर्ट को भी जो है वो समन्स भेज रही होती है कि जी हमें ये सर्विस जो है वो हेल्प करवा के दे दें और लोगों तक जो है वो बात पहुंचे। फिर पब्लिकेशन भी हो सकती है न्यूज़पेपर्स के अंदर, जिसमें आपको पता। राइट टू बिगिन द अपील, ये जो अपेलेंट होता है, जब आप समझते हैं सर्विस हो गई, रेस्पोंडेंट्स जो है उनकी अटेंडेंस भी आ गई और अब मैच्योर हो गए, राइप अप फॉर द हेयरिंग हो गई आपकी अपील। अब अपील को जब हेयर करेगी कोर्ट, तो राइट टू बिगिन किसके पास होगा? जिसने अपील फाइल की है, जो अपेलेंट होगा, क्योंकि अपील के अंदर आपके पार्टीज होती हैं, एक होता है अपेलेंट और एक होता है रेस्पोंडेंट। ये सारा आपका जो है वो मेमो ऑफ द अपील के अंदर, मेमोरेंडम के अंदर होता है। तो राइट टू बिगिन जो है वो मिलेगा आपके अपेलेंट को। अपेलेंट ने जो है सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स करने, अगर उसको उस वक्त भी सुनकर, क्योंकि हर वक्त देखेगा अब ये बात बारहा दफ़ा रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी, इस स्टेज पर भी, अगर यहाँ सुनने के बाद भी अगर समझती है कोर्ट के फर्दर नहीं सुनना, तो अपील डिसमिस कर सकती है बगैर रेस्पोंडेंट को सुने। यहाँ तक भी इस स्टेज पे पहुँचने के बाद भी अगेन उसको सुनने के बाद अगर समझती है अपेलेट कोर्ट के उसके पास अच्छा केस नहीं है, तो वो डिसमिस कर सकती है बगैर सुने रेस्पोंडेंट को। लेकिन अगर नहीं तो फिर वो रेस्पोंडेंट को सुनेगी। फिर रेस्पोंडेंट को सुनने के बाद जो है वो जो भी उनको समझ में आएगा वो फैसला कर सकती है। लेकिन यहाँ पर राइट टू बिगिन जो है वो अपेलेंट के पास है। फिर अपना रेस्पोंडेंट को सुनने की, फिर रिबटल का ऑप्शन जो है वो अगेन अपेलेंट के पास। हेयरिंग अपेलेंट, हेयरिंग पर अगर अपेलेंट या रेस्पोंडेंट दोनों में से कोई एब्सेंट हो, जो डे ऑफ द हेयरिंग फिक्स किया अपेलेट कोर्ट ने, उस पर अगर अपेलेंट, जैसे सूट में भी होता है, ना हो, अपील अगेन डिसमिस हो सकती है। और अगर रेस्पोंडेंट नहीं आता, अब सर्विस हो गई, सब कुछ हो गया और हेयरिंग पर नहीं आते, तो बगैर रेस्पोंडेंट को सुने एक्स पार्टे भी मूव कर सकती है। एक्स पार्टे जजमेंट भी अपेलेट कोर्ट भी दे सकती है, क्योंकि हम सारा प्रोसीजर जो है वो सूट्स के अंदर पढ़कर आए हैं जैसे, और ऑर्डर 9 के अंदर भी हमने देखा कि सारा एक प्रोसीजर दिया हुआ था कि कैसे होना है। यहाँ पर भी वही तरीक़ेकार है
कि अगर अपेलेंट नहीं आएगा तो उसके खिलाफ फैसला आ सकता है, और उसी तरीके से अगर रिस्पोंडेंट नहीं आएगा तो उसके एक्स पार्टे जो है फिर दोबारा सुन के और एक्स पार्टे जजमेंट भी जो वो है कोर्ट कर सकती है। फिर आपका वही है जैसे हमने ऑर्डर 9 में भी पढ़ा था, फेलियर टू पे द कॉस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द फेलियर टू पे द कॉस्ट बाय द अपेलेंट। अगर अपेलेंट जो है वो कॉस्ट पे नहीं करता, जो उसको समन्स भेजवाने थे, निकलवाने थे, जैसे हमने ऑर्डर 9 के अंदर भी पढ़ा था, यहाँ पर अपील भी जो है कॉन्सिक्वेंसेस में डिसमिस हो सकती है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपील को परसू करे और कॉस्ट पे करे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसका राइट है तो फिर वो दोबारा रीएडमिशन के लिए भी जो है उसी सेम अपेलेट कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है कि जी आपने हमारी अपील जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉस्ट पर जो है वो कर दी थी, इसलिए हम जो है कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो है वो अपील जो है दोबारा रीएडमिट की जाए, और उस पर जो है क्योंकि डिफ़ॉल्ट में हुई थी दोबारा रीएडमिट की जाए। तो वो उस वही कोर्ट जो है जिसमें थी और रूल 19 के अंदर जो है दोबारा उसको रीएडमिट कर सकती है। लेकिन हर अपील जब भी फाइल होती है तो वो रजिस्टर्ड होती है, और उसके अंदर क्योंकि एक रजिस्टर ऑफ अपील्स होता है, उसके अंदर जो है हर अपील का नंबर लगाना उस ऑफिसर का फ़र्ज़ है जिसके पास अपील जो है वो रजिस्टर्ड की जाती है, फाइल की जाती है। तो यहाँ पर भी यही है कि दोबारा अगर वो फेल्योर की वजह से वो डिसमिस हो गई, नॉन प्रोसिक्यूशन ही हम कहते हैं उसको, क्योंकि वो मेरिट तो डिसाइड हुआ नहीं था, तो दोबारा रीएडमिशन। लेकिन ये याद रखिए कि हर जगह पे आपका लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि ला तादाद टाइम के लिए, ला महदूद टाइम के लिए बस आपने कर दी और कभी भी आ जाए, नहीं। हर एक एक्ट के लिए आपका एक टाइम फ्रेम है, और आपने वो सारी चीज़ें उसी टाइम फ्रेम के अंदर करनी। यहाँ पर भी आपका 30 डेज़ का टाइम है, और 30 डेज़ के टाइम के अंदर ही आपने दोबारा रीएडमिशन के लिए जो है वो अप्लाई करनी। फिर है आपका, अगर कोई ऐसा जो पार्टी थी ओरिजिनल शूट के अंदर, और वो इंटरेस्टेड पर्सन जो आपने रिस्पोंडेंट नहीं बनाया, वो कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि जी फलां जो ओरिजिनल शूट में पार्टी था लेकिन आपने उसको रिस्पोंडेंट नहीं बनाया, हमारे हिसाब से ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड पर्सन, क्योंकि आपको लगा अपील है और आपने किसी या कुछ बंदों को जो वहाँ पर पार्टी थे, डिफेंडेंट थे या जो भी थे प्लेंट, आपने उसको पार्टी नहीं बनाया। लेकिन अगर कोर्ट समझती है कि इनका अपील के अंदर रिस्पोंडेंट होना लाजमी है, इनको सुने बगैर हम फैसला नहीं कर सकते, या इनका कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, इनका होना लाजमी है, तो कोर्ट डायरेक्शन देगी आपको कि जी इनको जो है जो आप दोबारा रिस्पोंडेंट के जो है अरे में जो है वो ऐड करें, और इनको दोबारा आप अपील के अंदर अमेंडेड जो है टाइटल के अंदर रिस्पोंडेंट में लाकर और अमेंडेड टाइटल फाइल करें। फिर दोबारा आपने वो उसका अमेंडेड टाइटल फाइल करना है। फिर उनके लिए जो दोबारा नए रिस्पोंडेंट आए, वही प्रोसीजर जो है वो नोटिस का वो रिपीट होगा और उन पे जो है वो सर्विस होगी। अगर ये जब आते हैं तो फिर दोबारा कोर्ट के पास जो है अगेन रीहेयरिंग ऑफ दी अपील जो है वो होगी, क्योंकि अब नया रिस्पोंडेंट भी आ गया। ये यहाँ से सुनने के बाद कोर्ट इस पर पहुंची है कि जी हमने इनको दोबारा सुनना है, और रीहेयरिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट अगेंस्ट हुम एक्स पार्टी डिक्री इज मेड। अगर जैसे हमने कहा कि एक्स पार्टी जो है वो डिक्री कर सकती है कोर्ट, जो रिस्पोंडेंट अपीयर नहीं हुआ था और उसके खिलाफ अगर एक्स पार्टी डिक्री आ गई, तो यहाँ पर दोबारा वो अपनी रीहेयरिंग के लिए मूव कर सकता है रूल 21 के अंदर कि जी आपने हमें नहीं सुना था और मैं किसी गुड कॉज की वजह से नहीं आ सका था उस दिन, डे फिक्स फॉर द हेयरिंग, अपनी मजबूरी अगर कोर्ट को बताता है और कोर्ट समझती है कि जी बिल्कुल ठीक है, वो वाकई कोई ऐसा कॉज था जिसकी वजह से वो कोर्ट में नहीं पहुंच सका और डे ऑफ हेयरिंग पर जो है वो अपनी अपीयरेंस नहीं दे सका, तो वो डिक्री जो है जो एक्सपार्टे थी उसको जो है सेट असाइड करके दोबारा उसको रीहियरिंग के लिए फिक्स करके और रिस्पोंडेंट को सुन सकती है कि जी ठीक है हम सुन के बाद में फैसला दें। अगेन यहाँ पर भी देखें लिमिटेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल, यहाँ पर भी उसको टाइम है, ये नहीं कि फिर साल के बाद 2 साल के बाद 6 साल के बाद बंदा आ जाएगा जी हम नहीं आ सके थे और अब हम आ गए और हमें सुना नहीं था। नो, लिमिटेशन इज ऑलवेज देयर। वो अगेन उसके पास 30 डेज का टाइम है और उसके अंदर जो है उसने आना है कोर्ट में और आकर जो है वो अपनी सारी चीज़ें करवानी। फिर आपका आता है जी क्रॉस ऑब्जेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस के अंदर भी जो है बड़ा अहम चल रहा होता है कि रेस्पोंडेंट्स थे वो भी डिक्री से कुछ खफा थे या उनको कोई ग्रीवेंस था, एग्रीव थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेपरेट अपील फाइल नहीं की और वो सिर्फ वो अगर अपना सेपरेट अपील फाइल नहीं करते और क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं
जिसको आप उसी मेमोरेंडम ऑफ द अपील के शेप में लाके और अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं आपके भी डिक्री और जजमेंट के ऊपर, वो आप उसके अंदर ले आते जी हमें भी ये ऑब्जेक्शंस हैं, तो वो क्रॉस ऑब्जेक्शंस वुड बी ट्रीटेड एज अ अपील। इसमें क्योंकि वो तो अपील हो गई एक पार्टी की, आप थे उसके अंदर रेस्पोंडेंट, अब या तो वो सक्सीड होगा या वो सक्सीड नहीं होगा। अगर सक्सीड हुआ तो जजमेंट जो है डिक्री वो वेरी हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, सेटिस्फाइड जो भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो एज इट इज रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी ठीक है वो तो भले सक्सीड ना हो लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी अमेंडमेंट आनी चाहिए जो आप समझते हैं कि ये भी ज़रूरी है, और कुछ आपको ऐसा हक था जो नहीं मिला, कुछ मिला और कुछ नहीं मिला, और आपने अपनी फाइल नहीं की थी, तो आप क्रॉस ऑब्जेक्शंस के अंदर जो है वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और अगर उसको आप ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अपील में फाइल करेंगे तो वो आपका वुड बी ट्रीटेड एज एन अपील, और वो भी आपकी एज अपील ट्रीट होगी, और उसके अंदर आप सारी चीज़ें जो आप समझते हैं कि रह गई हैं और अमेंडमेंट आनी चाहिए और डिक्री के अंदर, वो आप करवा सकते हैं। फिर देखें अपीलेट कोर्ट के पास सारे इख्तियारात हैं कि वो रिमांड भी कर सकती है केस को वापस ट्रायल कोर्ट की तरफ, कि जी ट्रायल कोर्ट दोबारा जो है वो सुने इन पॉइंट्स के ऊपर, और ये चीज़ें रह गई हैं या ये इश्यूज़ जो हैं वो सही ट्रीट नहीं किए, तो वो वापस केस भेज सकती है री हेयरिंग टू दी फॉर द री हेयरिंग टू द ट्रायल कोर्ट। और ट्रायल कोर्ट के अगर कोई समझती है अपीलेट कोर्ट उसको बना के देती है तो उन पॉइंट्स के ऊपर, और जर्नल भेज देती है तो जर्नल वो दोबारा वापस भेज सकती है, और दोबारा से वो केस जो है फॉर द पर्टिकुलर जो है अगर किसी पॉइंट पर भेज रही है तो उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है वो रिमांड होगा, उन्हीं पॉइंट्स पर केस प्रोसीड होगा ट्रायल कोर्ट में जिस स्कोप के तहत वो भेजा गया। अगर फुल्ली रिवर्स करके रिमांड किया गया तो पूरा भी हो सकता है, और अगर इश्यूज़ के रिमांड अमेंडमेंट करना है क्योंकि इश्यूज़ हम आगे पढ़ेंगे, उस पर अगर अमेंड करके भेजा कि जी ये आपने इश्यूज़ फ्रेम नहीं किए थे, अब ये इश्यूज़ आप सेटल करें और इन इश्यूज़ पर भी एविडेंस कर दो उन इश्यूज़ तक, या और भी अगर कुछ कह सकती है तो मुकम्मल तौर पर भी उसको जो है वो इख्तियार दे के रिमांड किया जा सकता है केस, और फिर ट्रायल कोर्ट जो है डिनोवो ट्रायल भी कर सकती है। आफ्टर रिमांडिंग ऑफ द केस वो डिनोवो ट्रायल भी हो सकता है। या अपीलेट कोर्ट अगर समझती है कि जी नहीं और इशू को सेटल किया जा सकता है क्योंकि एविडेंस ऐसी कोई मौजूद है, सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है अपीलेट कोर्ट के सामने, और उस सफिशिएंट एविडेंस में समझते कि एज सच फर्दर एविडेंस की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर हम इशू सेटल करके फाइनली डिसाइड कर सकते हैं, तो अपीलेट कोर्ट वहीं उसी सफिशिएंट एविडेंस के बेस पर जो है फाइनली भी डिसाइड कर सकती है और अपनी जजमेंट जो है वो दे सकती है। रीफ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज़, अब रीफ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज़ में जो है अगर हम आप देखेंगे तो कोर्ट क्या कहती है, where appellate court may frame issues and refer them for trial court whose decree appeal from। अब जो इसका रूल 25 जैसे मैंने आपको बताया कि रीफ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज करके और वो ट्रायल कोर्ट को भेज दे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया रिमांड के वक्त कि जी आप ये इश्यूज हमने रीफ्रेम किए, इन इश्यूज पर जो है वो एविडेंस चलाएं और उस पर करें। फिर आपका जो है ये 27 जो है रूल, ये भी बड़ा अहम होता है, अपना ऑर्डर 41 का अक्सर चल रहा होता है एडिशनल एविडेंस का। अब एडिशनल एविडेंस के दो पार्ट हैं, एक तो वो कि एक एडिशनल एविडेंस वो है जो ट्रायल कोर्ट ने लेने से इनकार कर दिया था ट्रायल के टाइम पर, किसी पार्टी ने कहा था कि हम ये एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं लेकिन ट्रायल कोर्ट ने किसी भी बुनियाद पर नहीं, तो उसको अपीलेट कोर्ट एज एन एडिशनल एविडेंस ले सकती है। कोई विटनेस है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है जो वो देना चाह रहे थे लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इनकार कर दिया था और उस पार्टी को उस वक्त सक्सीड नहीं हो सकी थी। दूसरी वो है कि भले ना दिया गया हो ट्रायल कोर्ट में लेकिन अपीलेट कोर्ट को लगता है कि जी इस विटनेस की या इस डॉक्यूमेंट की या इस एविडेंस की ज़रूरत है, तो वो एज एन एडिशनल एविडेंस उसको ले सकती है। फिर इसमें आपके मोड्स है या पॉइंट्स हैं, क्या तरीक़ेकार है एडिशनल एविडेंस लेने का। या तो वो खुद से ले ले अपीलेट कोर्ट, उसी विटनेस को बुलाए और खुद से जो है, क्योंकि अपील इज द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रायल, ये याद रखिएगा हमेशा, अपील जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल होता है, वो ख़त्म नहीं होता। अपील इज़ अ मैटर ऑफ राइट, इट्स नॉट अ डिस्क्रिशन, हर बंदे का राइट है अपील करना, और अपील कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल है, तो ट्रायल के अंदर जो भी चीज़ रह गई है वो अपील के अंदर आ सकती है।
क्योंकि वो उसकी कंटिन्यूटी में है, क्योंकि एज अ मैटर ऑफ राइट है। तो यहाँ पर वो जो है खुद से भी विटनेस बुला के उसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जा सकती है, फिर वो एक क्रॉस एग्जामिनेशन और सारी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर वो ट्रायल कोर्ट को भी कह सकती है कि ये हम समझते हैं कि ये विटनेसेस ज़रूरी है, इनकी एडिशनल एविडेंस होनी चाहिए। तो वो उस एडिशनल एविडेंस लेने के लिए जो है वो ट्रायल कोर्ट को भी भेज सकती है कि जी आप इस पर जो है इन विटनेसेस के एडिशनल एविडेंस लें और इनको जो है वो आप रिकॉर्ड करें एविडेंस। और उसमें जैसे मैंने आपको कहा ना, मोड और पॉइंट्स भी ये है कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो एडिशनल एविडेंस ली जाए, वो ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट कर सकती है, खुद करे, या उन्हीं पॉइंट्स पर जो है वो ट्रायल कोर्ट को जो है वो डायरेक्शन दी जाए कि जी आप इस पर जो है इस तरीके के हिसाब से। फिर आपका आता है जजमेंट, और फिर उस पर आता है आपका मुख्तलिफ जो है वो कंटेंट्स जो है वो क्या होंगे जजमेंट के ऊपर, और जजमेंट में क्या डायरेक्शन दी जा सकती है, क्योंकि जजमेंट से रिलेटेड है आपके 3 रूल्स जो हैं वो इसके अंदर, बल्कि 4 रूल है मेरे ख्याल से। तो जजमेंट आपकी जो कोर्ट देगी उसमें वो कुछ भी जजमेंट दे सकती है। अपीलेट कोर्ट है, वो उसके अंदर अल्टर करे, मॉडिफाई करे, रिवर्स करे, कंप्लीटली सेट असाइड करे, वो कुछ भी जजमेंट दे सकती है एविडेंसेस जो उनके सामने मौजूद हैं, और या एडिशनल एविडेंस लेने के बाद, या सारे जो है वो चीज़ें सुनने के बाद, क्रॉस ऑब्जेक्शंस है, बाकी सारी चीज़ें देखने के बाद, द अपीलेट कोर्ट कैन पास एनी जजमेंट, क्योंकि उसके पास पूरे इख्तियार है, वो कभी भी बाउंड नहीं है नीचे कोर्ट के कि जी ये ऑब्जर्वेशन आ चुकी है, क्योंकि ये अपीलेट कोर्ट है, इसने देखना ही है कि नीचे कोर्ट हो सकता है सारी चीज़ें गलत की हों, तो वो सारी चीज़ों पर जो है फुली पार्शली किसी पॉइंट पर कुछ भी जजमेंट दे सकती है। और कंटेंट्स क्या होते हैं इसमें जो देखें ना, वो कंटेंट्स है वो थोड़े अहम है ना, कि कंटेंट्स क्या होंगे। कंटेंट्स, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द जजमेंट ऑफ द अपीलेट कोर्ट शैल बी इन राइटिंग एंड स्टेट द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, द डिसीजन देयर ऑन, द रीजंस फॉर द डिसीजन, एंड वेयर the decree appealed from is reversed or varied, the relief to which the appellant is entitled, and shall at the time that is pronounced be signed and dated by the judge or by the judges concurring thereon। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखना लाजमी है, क्योंकि आपकी अपील जो होती है ना उसमें पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन लिखे जाते हैं। अपीलेट कोर्ट देखती है कि मुझे क्या डिटर्मिन करना है, उसके बाद वो सारा अगर रिवर्स करती है या वेरी कर रही है तो क्या रिलीफ दिया गया है, किस हद तक दिया गया है, किस मोड में दिया गया है, और अगर वो अपील एक जज सुन रहा है तो उसके साइन, अगर एक से ज़्यादा सुन रहे हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। कुछ कॉन्करेंट जो फाइंडिंग्स होती है कॉन्करेंटली वो एग्री करते हैं, कुछ डिसेंट करते हैं, जी हम इस जजमेंट से एग्री नहीं कर रहे। तो जितने भी जजेस जो समझते हैं कि जी हम इस जजमेंट, अगर एक से ज़्यादा जज सुन रहे हैं अपील, तो वो साइन करेंगे। इसी तरह क्योंकि डिसेंट टू बी रिकॉर्डेड इससे कनेक्टेड है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो और कंटेंट्स ऑफ डिक्री को भी साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि जो जजमेंट में चीज़ें हैं वही फिर आपकी डिक्री में जो है उससे रिलेटेड चीज़ें। तो जो जज इससे डिसेंट करेगा, अगर एक से ज़्यादा सुन रहे हैं उसका कोई डिसेंट नोट है, आपको ये तो पता होगा कि अगर एक से ज़्यादा जज सुनते हैं तो फैसला वो माना जाता है जो मेजॉरिटी का हो। मसलन अगर 3 जज सुन रहे हैं, 2 ने कहा जी ये फैसला आना चाहिए, 1 ने कहा नहीं आना चाहिए, तो वो फैसला माना जाएगा कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 2 का व्यू एक तरफ है, 1 का एक तरफ। जो अकेला होगा, मिनॉरिटी के अंदर होगा, उसके लिए आएगा डिसेंट नोट। वो डिसेंट नोट अपना अलग से लगाएगा उस जजमेंट के ऊपर, लेकिन वो जजमेंट पर साइन नहीं करेगा जज साहब, क्योंकि जो एग्री करेंगे आपस में सिर्फ वो साइन करेंगे। जो डिसेंट नोट लगाएगा वो अपना ऑर्डर अलग से जो है वो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन साइन उस पर नहीं करेगा जजमेंट पे। डिक्री में भी वही है कि कंटेंट्स ऑफ द डिक्री में ये सारी चीज़ें भी आएंगी, प्लस में आएगा कि जजमेंट जो है कौन सी डेट की है, कब अनाउंस हुई है, किसने किया है, और उस डिक्री पर भी जो डिसेंट करेगा उसके सिग्नेचर नहीं होंगे, बल्कि उनके सिग्नेचर होंगे जो एक दूसरे के साथ जो है वो कॉन्करेंट जो है फाइंडिंग्स पर एग्री हैं। और फिर कॉपीज जो है वो डिक्री की सप्लाई, ये आपका ऑर्डर 41 था जिसके अंदर आपका पूरा प्रोसीजर है। ये मैंने आपको जिससे कहा था कि ऑर्डर फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्रीज है, और ये 96 CPC के साथ जो है पढ़ना है और उसी का पार्ट है। तो ये आपका बड़ा अहम है, और आपके कोर्स के हवाले से भी और प्रैक्टिस के हवाले से भी इसको बड़ा मुश्किल समझा जाता है, और कहते हैं जी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बहुत मुश्किल लैंग्वेज।
मैंने आपको अभी सारा बताया। मैं समझता हूँ ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है जो कोई मुश्किल हो और लोग इससे भाग रहे होते हैं क्योंकि 37 रूल्स देख रहे होते हैं और लैंग्वेज लग रही होती है। कुछ भी नहीं है। 3 से 4 मार्क्स आपके जो है कम से कम आपके लॉ गेट के इसमें से निकलते हैं एंड इट्स वेरी ईजी। जी मैंने आपको समझा। इसमें अगर कोई सवाल हो, कोई आप समझते हैं चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई और इसमें आपकी क्वेरी हो, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उसका भी जवाब दें। और अब इसके बाद क्योंकि हमारा आज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है लॉ गेट के हवाले से सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। अब कोशिश करेंगे कि हम या तो CRPC जो है और PPC मतलब क्रिमिनल जो है लॉ उसकी साइड पे चले जाएं, या फिर हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स हम दे चुके हैं, उसको कंटिन्यू करें। तो दोनों में से किसी ना किसी सब्जेक्ट को शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पहले हम 20 मार्क्स वाले को कोशिश कर रहे हैं कि कवर करें, फिर 10 मार्क्स और 5 मार्क्स जो भी हैं उनको इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे ताकि आपके कंप्लीट जो है वो हो जाए आपका कोर्स लॉ गेट का। और इसमें अगर कोई क्वेरी, कोई और चीज़ हो तो आप बिला झिझक कह सकते हैं। शुक्रिया।